नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 3000 पीआईक्यूज़ की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एपिसोड नंबर 30 आप सभी के सामने लेकर आए हैं और इससे पहले इस सीरीज़ से 29 एपिसोड हमने आपको कराए हैं, जिसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी नए हैं, अगर आपने इससे पहले यह सीरीज अभी तक हमारी नहीं देखी है तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी भी दे देंगे। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, बीपीएससी ने एक परीक्षा ली है 9 अगस्त 2025 को, और इस परीक्षा का जो नाम है मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, तो एमडीओ के नाम से एक परीक्षा ली है। और इसका आज हम आपके सामने पार्ट 1 लेकर आए हैं और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखने वाले हैं। और इन 30 प्रश्नों में से लगभग 20-22 प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, कुछ प्रश्न थोड़ा लेंदी भी हैं, लेकिन 20-22 प्रश्न आप मान के चलिए कि 30 प्रश्नों में बहुत अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। बीपीएससी के पैटर्न से भी आपको यहाँ पर एक जो है आपके संज्ञान में आएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि इससे पहले जब हमने टीआरई 3 के लिए पढ़ाया था, तब टीआरई 3 के लिए हमने इस सीरीज़ का जो नाम था वो था 2000 पीआईक्यू सीरीज़। और इसमें खास बात क्या होता है, अभी 3000 के नाम से हमने इसको लॉन्च किया है। 30 एपिसोड आपके सामने हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब हमने टीआरई 3 के लिए लिया था तो अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है कि जो भी हम बुक वगैरह पढ़ते हैं, जैसे अब मान लीजिए आपके पास घटना चक्र की बुक है, तो होता क्या है कि बीपीएससी का जो घटना चक्र का बुक है या किसी भी पब्लिकेशन का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आप जब देखते हैं तो उसमें सारे जो पेपर्स होते हैं वो सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको क्या करते हैं कि जैसे हमने आपको बीपीएससी का जो एएसओ का पेपर हुआ था, असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो पेपर हुआ था, और बीपीएससी असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था, उसका हमने आपको प्री और मेंस दोनों के जीएस के क्वेश्चंस कराए थे, आपको याद होगा। आपको ये क्वेश्चंस किसी किताब में नहीं मिलते हैं। ऐसे ही हमने आपको बीपीएससी एग्रीकल्चर का कराया हुआ, तो बीपीएससी एग्रीकल्चर का जो कि मार्च 2024 में हुआ था, वहाँ से भी आपको प्रश्न टीआरई 3 में देखने को मिले थे, और ये भी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से आज हम आपको एमडीओ का कराने जा रहे हैं, एमडीओ का भी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हमारी जो यह सीरीज है 3000 पीआईक्यूज़ की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो चलती है। और इसमें हमने टीआरई के क्वेश्चंस को कराया हुआ है, टीआरई 1 से लेकर 3 तक, और इसके अलावा हमने बीपीएससी प्री से संबंधित जो प्रश्न वो हमने करा रखे हैं। 17वीं प्री का पेपर अभी हमने नहीं कराया, उसको भी कराएंगे। और इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं कराई जाती हैं उसको हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप वैसे भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक में नहीं है उस पर हम विशेष ध्यान देते हुए इस सीरीज़ में रखने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से आपको यह प्रयास अच्छा लगेगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक से हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि कितने अभ्यर्थी क्लासेस को लाइक कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, और उसी से हम प्रेरित होकर आगे की क्लास अपनी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम 30वें एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले जो एपिसोड हुए हैं आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो टीआरई 3 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, सबसे ज़्यादा जिन्होंने रिकमेंड किया था वो इसी के लिए रिकमेंड किया था कि जो पीआईक्यूज़ का हमने जो सीरीज़ चलाया था उससे बहुत ज़्यादा हेल्प सभी को मिला था। चलिए आते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है और इसको एक टेस्ट के तरीके से आप सभी लोग लीजिएगा। एक टेस्ट के तरीके से इन प्रश्नों को लीजिएगा और अटेम्प्ट कीजिए। 4 विकल्प यहाँ पर हैं। परीक्षा एमडीओ की जो हुई है उसमें 4 ही विकल्प होते हैं, 4 के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ भी मिलेंगी। एक टेस्ट की तरीके से इन प्रश्नों को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। पहला प्रश्न है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है नाथपा झाकरी, ऑप्शन बी है टिहरी बांध, ऑप्शन सी है सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन डी है कोयना जल विद्युत परियोजना। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, इसका मतलब है कि 4 ऑप्शन हैं, एक ही सही होगा। अब यहाँ पर आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा लीजिए। एलिमिनेशन टेक्निक में एक मेथड होता है, उस मेथड के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो जानकारी हमें 100% पता होती है, जो जानकारी हमें 100% पता होती है, हम उसके साथ में चले जाते हैं और बाकी के जो विकल्प होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो सरदार सरोवर बांध के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। पहला चीज़, ये गुजरात में बंधा हुआ है। और सरदार सरोवर बांध से जो फ़ायदा लेने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है। गुजरात के ऊपर राजस्थान को फ़ायदा मिलता है, राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को।
ये राज्य हैं जिनको सरदार सरोवर बांध से फ़ायदा मिलता है। कुल 4 राज्य हैं, ये भी आपका टीआरई में पूछा गया है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि एलिमिनेशन का मेथड होता है कि जो आंसर आपको 100% पता हो, जैसे यहाँ पर सरदार सरोवर बांध आपको 100% पता था, आप इसके साथ में चले गए, बाकी इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, तो आप इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नाथपा झाकरी की। तो नाथपा झाकरी जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन जो केंद्र हैं, ये डैम हैं, बांध होते हैं, और जो बांध होते हैं, बांध से जो है जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है बांध से संबंधित चीज़ों से। तो नाथपा झाकरी की अगर हम बात करें तो ये किस नदी पर बना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सतलुज नदी पर बना है, इसको नोट कर लीजिएगा, सतलुज नदी पर बना है। किस प्रदेश में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पहला चीज़ तो ये गलत हो गया। फिर टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए, बार बार आपसे पूछा जाता है। टिहरी बांध की क्या खासियत है भारत का, ये किस प्रकार का, ये भारत ऑल इंडिया के संदर्भ में इसको कौन सी ख्याति इसको प्राप्त है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। उत्तराखंड, और ये 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन कौन सी 2 नदियाँ हैं, तो ये भागीरथी और भीलांगना नदी। भागीरथी, कई बार गंगा भी कह दिया जाता है, तो भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना है उत्तराखंड में, ये है। फिर है कोयना जल विद्युत परियोजना की बात करें तो कोयना, ये जो है कोयना नदी पर बना है, उसी नाम से रखा गया है। और कोयना नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कोयना जल विद्युत परियोजना कोयना नदी पर बनाया गया है। तो ये फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें सरदार सरोवर बांध का, तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ताप विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। एक यहाँ पर जो है आंसर होगा जो सही होगा, बाकी गलत होंगे। तो पहला है एनटीपीसी दादरी बिहार में, दूसरा है ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश में, तिरोदा थर्मल पावर प्लांट केरल में, थलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो तलचर की अगर हम बात करें तो तलचर जो जगह है जिस चीज़ के लिए भी फेमस है, आपको मालूम है कि तलचर जो है महाराष्ट्र में तो नहीं है, कहाँ पर, ये उड़ीसा में है। तो तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। फिर बात करते हैं तिरोदा थर्मल पावर प्लांट की, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके अलावा बात करें ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की, तो ये मध्य प्रदेश में, ये आपका राइट आंसर है दूसरे नंबर प्रश्न का। एनटीपीसी दादरी की बात करें तो दादरी जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुछ टाइम जो है कई साल पहले दादरी में एक घटना भी हुआ था, उस वजह से भी न्यूज़ में आया था। तो एनटीपीसी दादरी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिहार नहीं होगा। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एक सही कौन सा है, तो ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आप इसको एक टेस्ट के तरीके से लीजिए, सही जाए गलत जाए उससे आपको नहीं जाना है, जो नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको उस पर ध्यान देना है। और कभी भी जब आप जिस आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक अभ्यर्थी, हम चूँकि टीआरई 4.0 को पढ़ाते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी आप हैं, तो आपका जो है ये होना चाहिए कि आप बीपीएससी के द्वारा, जो कि आपका आयोग है, कमीशन है, तो बीपीएससी के द्वारा जो भी हाल फिलहाल में परीक्षाएं हुई हैं उनके भी प्रश्नों को देख कर जाइए, कहीं पर कोई भी प्रश्न आपको मिल सकता है। आगे भी और अच्छे प्रश्न आएंगे, जब आप देखेंगे अपने आप को लिंक भी कर पाएंगे आप। अगला प्रश्न है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह संयंत्र दिल्ली मेट्रो को अपनी लगभग 1/4 बिजली की आपूर्ति करता है। तो तीसरे प्रश्न का आप विकल्प देख लीजिए, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। देख लीजिए क्या आंसर होगा। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की बात करें तो एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। तो रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है 100%। और ये एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना है। तो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, मध्य प्रदेश में स्थित है, रीवा जिले में। फिर बात करते हैं, यह संयंत्र दिल्ली मेट्रो को अपनी लगभग 1/4 बिजली की आपूर्ति करता है। तो जो भी यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है उसका लगभग जो है 24% के आसपास यह संयंत्र दिल्ली मेट्रो को लगभग जो है 24% आपूर्ति करता है। तो 24% को आप जो है लगभग 1/4 मान सकते हैं। 1/4 का मतलब है 25%, तो लगभग लिख दिया, तो लगभग में आप 24 को 25 मान सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर तीसरे नंबर प्रश्न का है 1 और 2 दोनों।
तो तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें अगर हम इसकी, तो स्टेट जो डिस्कॉम है यानी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, तो स्टेट जो डिस्कॉम है उनको ही कितना आपूर्ति करता है, तो ये 76% जो भी विद्युत आपूर्ति होती है वो करता है स्टेट डिस्कॉम को, और 24% करता है डीएमआरसी को, दिल्ली मेट्रो को। और अगर हम बात करें रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की, तो यह 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उसको देश को समर्पित किया गया था, यानी इसको लॉन्च किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पर आप एलिमिनेशन अगेन कर सकते हैं, और एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा संयंत्र पहला तो है कच्छ पवन फार्म। कच्छ नाम की जो जगह है, रण ऑफ कच्छ कहाँ पर है, कच्छ का रण कहाँ पर है, तो आप कहेंगे गुजरात पर, तो कच्छ पवन फार्म कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। भुज विंड फार्म की बात करें तो भुज की भी अगर हम बात करें, एक मूवी भी आई थी भुज नाम से, और भुज भी जो है कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे भी एलिमिनेट हो गए, तमिलनाडु का पूछ रहा है। फिर है ब्राह्मणवेल पवन फार्म और मुपंडलम पवन फार्म। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्राह्मणवेल पवन फार्म की, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है मुपंडल पवन फार्म। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 5वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस आप देख लीजिए, 1, 2, एक या दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ये जो है कंपटीशन लेवल पे जो आयोग के प्रश्न होते हैं राज्य स्तरीय, उस तरीके से ऑप्शंस यहाँ पे रखे गए हैं। जैसे 70 या 71वीं बीपीएससी में जैसे ऑप्शंस होंगे उस प्रकार से यहाँ पर रखे गए हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। तो यहाँ पर बात करें कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में मद्रास में स्थित है। तमिलनाडु मद्रास में तमिलनाडु में स्थित है। तो कलपक्कम की बात करें तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसका दूसरा नाम है, मद्रास तमिलनाडु में स्थित है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है FBTR थोरियम ईंधन चक्र का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो 5वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरा विकल्प भी यहाँ पर आपका सही है, और राइट आंसर यहाँ पर भी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न है आपका TRE 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो हम आपको जो है यहाँ पर प्रश्न को एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या पूछा है और क्या विकल्प हैं आपके। 6ठे नंबर प्रश्न की बात करें तो क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला चीज़ तो ये है कि क्रिप्स मिशन TRE 4 के जो भी अभ्यर्थी हैं, आपका ये हॉट स्पॉट टॉपिक है, बहुत बार आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन बताने, सही बताने हैं कि कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर पहला विकल्प है भारत का संविधान भारतीय लोगों की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्रिप्स मिशन ने ऐसा बोला था, यानी एक संस्तुति दी थी, कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। तो भारत उसमें से एक है कि भारत का संविधान भारतीय लोगों की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो आपको बताना है कि क्या यह विकल्प सही है, क्या क्रिप्स मिशन ने ऐसा बोला था। संविधान में भारत को डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों की समान भागीदारी देनी चाहिए, क्या क्रिप्स मिशन ने ऐसा बोला था। तो A, B या फिर C या फिर D, क्या आंसर होगा 6ठे नंबर प्रश्न का, तो कमेंट कीजिएगा। तो क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन ने बोला था कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो कि भारत की जो प्रांतीय विधानसभाएं रहेंगी, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित एक संविधान सभा तैयार किया जाएगा, ऐसा बोला था। और कुल मिलाकर यहाँ पर लिखा गया कि भारत का संविधान भारतीय लोगों की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाएगा। तो आप अप्रत्यक्ष रूप से जब देखेंगे तो जो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य हैं वो चुनेंगे संविधान सभा को, लेकिन प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य हैं जिनको आज की डेट में MLA कहते हैं, उनको किसने चुनकर भेजा, तो उनको आखिर में भारत की जनता ने तो उस समय चुनकर भेजा था। तो इस प्रकार जो है आप मान सकते हैं कि संविधान सभा जो बनी तो नहीं थी उस समय पर, लेकिन जो बनती तो वो भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित होती अप्रत्यक्ष रूप से, ये आपको समझना है। तो ये विकल्प आपको यहाँ पर सही मानना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस ऑप्शन में कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा निर्वाचित
संविधान सभा की बात यहाँ पर की जा रही है। और वैसे सामान्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से इनको कौन निर्वाचित करता है, तो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। लेकिन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसने किया है, उनको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनकर किसने भेजा, भारत की जनता ने। तो भारत का संविधान भारतीय लोगों की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो ये विकल्प यहाँ पर आपका सही है। फिर बात करते हैं, संविधान में भारत को डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों की समान भागीदारी देनी चाहिए। ये भी बात कही गई थी क्रिप्स मिशन के बारे में। तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ए और बी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते जाइए। क्रिप्स मिशन से रिलेटेड आपको जो है पहला सवाल है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, भारत में किस स्थान पर कब आया था, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था, किस डेट में आया था, वो डेट आपको कमेंट करना है। तो क्रिप्स मिशन की बात करें तो 22 मार्च 1942 डेट आपको याद होनी चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट डेट है। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली आया था। कहाँ पर आया था, दिल्ली आया था। पहला हो गया। अब दूसरा सवाल है कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और इन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन रखा गया था। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। अब अगला सवाल है कि कमेंट कीजिएगा कि जब क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा गया था तो उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे 1942 में। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही क्रिप्स मिशन को भेजा था। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि क्रिप्स मिशन के अन्य सदस्य कौन से थे, दो अन्य सदस्य का नाम आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स तो थे ही, क्रिप्स थे ही, अन्य दो सदस्य का नाम आपको कमेंट करना है। देखते हैं किसका ये प्रश्न सही होता है। तो क्रिप्स मिशन के अन्य दो सदस्य के नाम आपको बताना है। दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, और भी सदस्य थे, लेकिन आपको टोटल 3 सदस्यों के नाम आपको ध्यान रखना है। तो क्रिप्स तो अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अन्य सदस्य थे वो थे लॉर्ड प्रिवी सील, लॉर्ड प्रिवी सील थे। इसके अलावा सर रेजिनाल्ड, ये आपके लिए नया हो सकता है, तो सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे क्रिप्स, वो तो अध्यक्ष थे ही, लॉर्ड प्रिवी सील थे। इसके अलावा सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल, ये महत्वपूर्ण सदस्य थे जो आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन के साथ में कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। तो क्रिप्स मिशन के साथ में किसने बातचीत किया था, कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस के वार्ताकार कौन थे, कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन के साथ में किसने बातचीत किया था, यानी कांग्रेस का पक्ष किसने रखा था क्रिप्स मिशन के साथ बैठकर। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दो लोग थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्यों रखा गया था, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपको मालूम होगा 1940 से लेकर 46 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चूँकि उस समय चुनाव नहीं हुए थे अध्यक्ष पद का, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते, और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के फेवरेट भी थे, और कांग्रेस को एक प्रकार से जो न्यू जनरेशन में जो भी नेता थे उनमें ये लीड भी कर रहे थे। तो कांग्रेस वार्ताकार कौन हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा कब की गई, यानी बातचीत वगैरह जब हो गया तो भारत के सामने या कांग्रेस के सामने या भारत की जनता के सामने कब रखा गया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा कब की गई थी कि ये प्रस्ताव हम फाइनली दे रहे हैं। तो ये था जिसके बारे में अभी हमने ऊपर प्रश्न में पढ़ा है। तो 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की गई थी कि ये प्रस्ताव हम रख रहे हैं, लेकिन किसी ने उसको माना नहीं था, ना ही मुस्लिम लीग ने ना ही कांग्रेस ने। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट यहाँ पर प्रश्न है क्रिप्स मिशन से संबंधित कि क्रिप्स मिशन को किसने कहा था कि क्रिप्स मिशन एक डूबते हुए बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला था डूबते हुए बैंक पर, क्रिप्स मिशन को। कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो चाहे आपसे पोस्ट डेटेड चेक पूछे, चाहे आपसे डूबते हुए बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक पूछे, दोनों का ही आंसर है महात्मा गांधी।
तो महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए छठे नंबर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे निम्नलिखित का समर्थन प्राप्त हो। आराम से एलिमिनेट करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो संसदीय प्रणाली की सरकार में अगर हम बात करें तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो बहुमत, अब आप लोग खुद सोचिए, कोई भी सरकार होगी वो अल्पमत में टिकेगी या बहुमत में टिकेगी। तो आप कहेंगे कि बहुमत होना चाहिए, अगर सरकार में रहना है तो जाहिर सी बात है बहुमत से सदस्यों का सपोर्ट होना चाहिए, तो अल्पमत तो कट कर दीजिए, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि किसका बहुमत होना चाहिए सरकार में होने के लिए। तो संसदीय प्रणाली की जो सरकार जो कि भारत में भी है, तो मंत्रिपरिषद की बात करें वो तब तक बनी रह सकती है संसद के निचले सदन को लोकसभा बोलते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा किसको बोलते हैं? निचले सदन को। ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं राज्यसभा। तो ऊपरी सदन राज्यसभा, तो राज्यसभा का सदस्यों का बहुमत जरूरी है या लोकसभा के सदस्यों का बहुमत जरूरी है? चूंकि जो निचला सदन होता है यानी जो लोकसभा होती है वो भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों द्वारा निर्मित होती है, इसलिए संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रिपरिषद को जो है संसद के निचले सदन के सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो राइट आंसर 7वें नंबर प्रश्न का ए है। ये आपका अच्छा प्रश्न है जो आपको ध्यान रखना है। 6 और 7 दोनों ही अच्छे प्रश्न थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुने जाने और होने के लिए अयोग्य होगा, तो ये आपसे डायरेक्ट जो है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सवाल पूछा गया है कि कोई पंचायत का जो व्यक्ति होगा सदस्य चुने जाने और होने के लिए अयोग्य होगा। तो अयोग्य होगा यानी डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो ए ऑप्शन है कि यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के प्रयोजनों के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा या उसके अधीन योग्य हो। ऑप्शन बी है यदि वह राज्य के विधानमंडल बनाए द्वारा किसी कानून द्वारा उसके अधीन योग्य है। तो ये आपको बताना क्या राइट आंसर होगा 8वें नंबर प्रश्न में। तो बात करें पंचायत का सदस्य चुने जाने संबंधी अयोग्यताओं के बारे में जो बात की गई है अनुच्छेद 243F में की गई है। तो अनुच्छेद 243F में किया गया, हिंदी में देख लीजिएगा F की जगह क्या लिखा हुआ है, ध्यान नहीं हमें। तो 243F 243F में जो है डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई है। पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 21 वर्ष है। ग्राम सभा का सदस्य चुने जाने की बात करें तो जब ग्राम सभा का सदस्य पूछेगा तब आपको 18 वर्ष बताना है, और जब पंचायत का सदस्य पूछे तो 21 वर्ष बताना है। तो दोनों की बात करें 243F में ए की भी बात की गई है, बी की भी बात की गई है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के प्रयोजनों के लिए अगर कोई भी कानून लागू है तो उसके अधीन भी अयोग्य हो सकता है कोई सदस्य पंचायत का। और फिर जो है राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन भी योग्य हो सकता है, दोनों तरीके से अयोग्य हो सकता है। तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, पॉलिटी से संबंधित जो है। सरकारिया समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है इसकी स्थापना मार्च 1983 में हुई और इसे 1988 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह एक सदस्यीय आयोग था, केवल ए या ए और बी दोनों। अब यहाँ पर आप लोग एलिमिनेट करेंगे तो आराम से इस प्रश्न तक पहुँच सकते हैं, हालांकि इस प्रश्न में त्रुटि है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें केवल एक सदस्यीय आयोग था, तो हमेशा ध्यान रखिए आयोग कभी एक सदस्य नहीं होता है, कभी भी, मतलब एक जनरल रूल मान के चल सकते हैं, सामान्य रूल मान के चल सकते हैं कि कभी भी आयोग जो है या समिति जो होता है वो एक सदस्य नहीं होता है, एक से अधिक ही सदस्य होते हैं। तो एक सदस्यीय आयोग ये आप कट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर बात करें और कोई यहाँ पर हमारे पास विकल्प तो है नहीं, तो ऑप्शन राइट आंसर है ए। नहीं, नन का तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसकी स्थापना मार्च 1983 में हुई और इसने 1988 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो राइट आंसर आपका 9वें नंबर प्रश्न का ए है। अब इस प्रश्न में एक त्रुटि है, त्रुटि क्या है कि सरकारिया समिति की जो स्थापना हुई है, मतलब विकल्प चूंकि इसमें नन ऑफ दिस का तो है नहीं, लेकिन टीआरई में नन ऑफ दिस का होता है, तो इसीलिए बता रहे हैं आपको कि इसमें थोड़ा त्रुटि है। त्रुटि क्या है कि सरकारिया समिति की जो स्थापना हुई थी वो 9 जून 1983 को हुई थी। ये हम आपको आधिकारिक रूप से डेट बता रहे हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो 9 जून 1983, यहाँ जून 1983 होना चाहिए, लेकिन प्रश्न में त्रुटि किया गया है थोड़ा। लेकिन दिए गए विकल्पों में और कोई ऑप्शन है नहीं चुनने का, तो अगर एक ऑप्शन चुनना होगा तो ए चुन सकते हैं। तो 9 जून 1983, और इसने रिपोर्ट अपनी कब प्रस्तुत की थी? तो जनवरी
1988 में। तो दूसरा वाला पार्ट तो सही है। तो याद रखिएगा 9 जून 1983 को गठित हुई थी सरकारिया समिति। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकारिया समिति जब 1983 में गठित हुई तो उस समय भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आप कमेंट कीजिए कि मार्च 1983 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था जब सरकारिया समिति की या सरकारिया आयोग की स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं सरकारिया समिति की या सरकारिया कमीशन की। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो नाम से ही आप लोग समझ जाइए, आर.एस. सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। आर.एस. सरकारिया इसके अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे। ये 3 सदस्यीय आयोग था। याद रखिएगा कितने सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग था। तीनों सदस्यों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। जो अन्य 2 सदस्य थे उनका नाम था बी शिवरमन और तीसरे जो सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर एस.आर. सेन। तो 3 सदस्य थे, अध्यक्ष थे आर.एस. सरकारिया, बी शिवरमन और डॉक्टर एस.आर. सेन अन्य सदस्य थे। तो 3 सदस्यीय आयोग था सरकारिया समिति। इससे रिलेटेड क्लियर हो गया। सरकारी समिति बनी किस लिए थी, तो ये केंद्र राज्य संबंधों को अध्ययन करने के लिए बनी थी। और इससे जो रिलेटेड जो भी इसने सलाह दिया था, सजेशन दिया था, उनको मानते हुए बहुत सारी आगे चीज़ें भी हुई थी। तो सरकारिया समिति आप याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हम जो है, चूँकि विकल्प में कुछ है नहीं तो मान लेते हैं, बाकी हमने बता दिया कि यहाँ पर जून 1983 होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री किसके पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्य का मतलब होता है कि जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है किस आयोग के सदस्य हो जाएंगे। तो अगेन आप यहाँ पर एलिमिनेशन कर लीजिए। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 के तहत बात की गई है। आपको मालूम है कि वित्त आयोग जो है हर 5 साल पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। उसमें मुश्किल से 5 से 6 मेंबर होते हैं। आप लोग जो है 16वें वित्त आयोग के बारे में अगर जानते हैं तो बताइए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का तो कोई स्कोप है नहीं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं क्या वित्त आयोग में, तो कोई चांस ही नहीं है। फिर है अंतर्राज्यीय परिषद की इंटर स्टेट काउंसिल की अनुच्छेद 263 में बात की गई है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल की भी अगर हम बात करें तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें नहीं होते हैं। फिर योजना आयोग की बात कर लें तो आज आप नीति आयोग देख रहे हैं। योजना आयोग जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था जब भारत के प्रधानमंत्री थे, 1950 में बनाया गया था। एग्जैक्ट डेट क्या है योजना आयोग के गठन की, कमेंट कर दीजिएगा। साथ में नीति आयोग के गठन का एग्जैक्ट डेट क्या है वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो योजना आयोग में जनरली जो है मुख्यमंत्री इसके जो है अध्यक्ष होते हैं। अब तो नहीं रह गया, अब नीति आयोग है इसकी जगह पर। तो योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते थे, बाकी कुछ अन्य लोग होते थे। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होते, ये केंद्र सरकार के लिए काम करती है, तो इसमें सभी राज्यों के लिए मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। तो ये भी एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। बचा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। राइट आंसर आपका बी है। और बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जैसे नीति आयोग का, जैसे योजना आयोग का, वैसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष रहा पहले, अब नीति आयोग का अध्यक्ष बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है, तो कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ जो आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बताइए कमेंट करके 11वें नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो जो है बात करें भारत की 10वीं अनुसूची की, तो कुल मिलाकर जब संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी। उसके बाद 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में जो प्रावधान है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा 11 में राइट आंसर ए है। अब यहाँ पर हम आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चर्चा क्या है कि 4 आपको अनुसूचियाँ, जो 9वीं नंबर की अनुसूची है, जो 10वीं नंबर की अनुसूची है, जो 11वीं नंबर की अनुसूची है और 12वीं नंबर की अनुसूची है। तो 9वीं नंबर की जो अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है और इससे संबंधित जो संविधान संशोधन किया गया था वो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। फिर है
10वां अनुसूची की बात करें तो ये संबंधित है दल बदल कानून से, और ये आया था जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। आपसे ये भी पूछ लेता कौन प्रधानमंत्री थे दल बदल कानून के आते समय, तो ये आया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 11वीं अनुसूची की बात कर लें तो 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से है, ग्रामीण स्तर पर। तो पंचायती राज के बारे में बताया गया 11वीं अनुसूची में। अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन आपको मालूम है रटा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, क्लियर है, 1992। फिर है 12वीं अनुसूची, तो ये जो है नगर निगम वगैरह से संबंधित है, म्यूनसिपैलिटी से संबंधित है, और ये आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि किससे संबंधित है और किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया है। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 12 पर। यह भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलते हैं। एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। कब किया था भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग? तो वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है कि जो है संसद ने कुछ कानून बनाया और जब राष्ट्रपति के पास में पहुंचा कि इसको अपनी सहमति दीजिए, देना हो नहीं देना हो तो कोई बात नहीं। तो वीटो शक्ति का मतलब होता है जब भारत के राष्ट्रपति किसी जो है विधेयक जब उनके पास आता है साइन वगैरह करने के लिए, तो उस पर अपनी सहमति नहीं देते हैं और उसको मतलब उस पर जवाब ही नहीं देते हैं, कोई भी उसको रख देते हैं साइड में और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो इस शक्ति को बोला जाता है वीटो शक्ति। सामान्य रूप से जो विधेयक होते हैं उस पर ही लागू होता है, सभी प्रकार के विधेयकों पर ये लागू नहीं होता है, समान विधेयक पर लागू होता है। तो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के इतिहास में जब भारत के राष्ट्रपति ने किया है, एकमात्र उदाहरण आपको देखने को मिलता है और वो कौन सा है? तो वो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 का है ये। तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में जब आया था तो उस समय थे भारत के राष्ट्रपति, ये भी आपसे पूछा है, कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जब उनके पास साइन करने के लिए भेजा गया तो उसको साइड में रख दिया और जब उस पर कोई जवाब नहीं दिया तो वो जो कानून था वो धरा का धरा रह गया। और क्यों ऐसा किया था? क्योंकि वो जनता के हित में नहीं था, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो राइट आंसर 12वें नंबर प्रश्न का डी है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति के रूप में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर वीटो पावर लगाया था, वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। 12 अनुसूची है, उस अनुसूची में से एक और सवाल आपसे पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से एलिमिनेट कर लीजिए। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार है, कट कर दीजिए। 10वीं अनुसूची की बात कर लें तो 10वीं अनुसूची भी जो है ये आपका दल बदल कानून से रिलेटेड है। तीसरी अनुसूची कमेंट कीजिएगा किसके बारे में तीसरी अनुसूची में जानकारी दी गई है। और राइट आंसर 13वें नंबर प्रश्न का है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो जो है 5वीं और 6वीं, आपको ध्यान रखना कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या फ़र्क है। तो 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में 6ठी अनुसूची देख लीजिए, ये ATMM के लिए। ATMM का मतलब है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए है। यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन वगैरह कैसे होगा, ये 6वीं अनुसूची में है। किसके लिए है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 5वीं में किन के बारे में है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर यानी ATMM को छोड़कर जो भी राज्य है वहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन कैसे होगा वो 5वीं अनुसूची में बताया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 6वीं अनुसूची याद रखिएगा किन किन राज्यों के लिए है। तो 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राइट आंसर 13 नंबर में डी है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद, अभी हमने ऊपर इससे रिलेटेड प्रश्न भी देखा था, तो 2 प्रश्न आ गए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी
1952 में, 6 अगस्त 1952 को, याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 को भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन का आपको चुनाव करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एलिमिनेट कर लीजिए, आराम से आप आ जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको एक गलत छांटना है, कौन सा सही नहीं है। हमें लगता है कि ये जो आप मतलब 15 नंबर सवाल है सभी के सभी कर ले जाएंगे, बस आप गलत पहचान लीजिए, आराम से मिल जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा से प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास उतने ही वोट होंगे जितनी राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल में 1000 के गुणक होंगे। तो ये फार्मूला यूज किया जाता है, दोनों ही यहाँ पर विकल्प सही है। फिर बात करते हैं, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये भी सही है कि आप राष्ट्रपति बना दिए तो कम कैसे कर सकते, बढ़ाने को बढ़ा सकते लेकिन घटा नहीं सकते हैं। अब सी विकल्प क्यों गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 42 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि अनुच्छेद 42 जो 36 से 51 है किसके बारे में है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में राष्ट्रपति के बारे में बात कैसे कह दिया जाएगा, तो अनुच्छेद 42 गलत है। तो अनुच्छेद 42 यहाँ पर आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये टेक्निकली गलत है। कौन सा अनुच्छेद जो बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये 10 बढ़ा लीजिए, अनुच्छेद 52 ये बात कहता है। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखने में प्रश्न टफ था, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन लगाते आराम से आप इस प्रश्न को कर ले जाते हैं। क्लियर है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अनुच्छेद 53 भी आपको मालूम होना चाहिए, हालांकि हमने सब आपको पढ़ा रखा है। अनुच्छेद 53 बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, अनुच्छेद 53 के अनुसार, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध स्वरूप एक पुरस्कार लौटाया था, यह पुरस्कार कौन सा था। तो महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी ने 1899 और 1900 में एक युद्ध हुआ था। 1902 में 1899 से लेकर 1902 के मध्य दक्षिण अफ्रीका में एक युद्ध हुआ था जिसको हम बोर युद्ध के नाम से जानते हैं। बोर युद्ध के नाम से जानते हैं। और उसमें जो है बोर युद्ध के समय महात्मा गांधी जी ने जो है एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की थी, यानी कि जो भी सैनिक वगैरह शहीद मतलब चोट खा रहे थे, जख्मी हो रहे थे, उनकी हेल्प के लिए एम्बुलेंस कॉर्प का गठन किया था। खुद भी गए थे सेवा करने के लिए, जो भी सैनिक वगैरह जो है जख्मी हुए थे, चोटिल हुए थे, उनका इलाज करने के लिए गांधी जी खुद भी गए थे। और बोर युद्ध के दौरान इनका जो योगदान था उसको सम्मान देने के लिए वर्ष 1915 में महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। और कैसरे हिंद की उपाधि देने वाले उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग, जिनको आप लॉर्ड हार्डिंग टू के नाम से भी जानते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड हार्डिंग टू जिनको आप जानते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग ने महात्मा गांधी को 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था। और 1915 में ये दिया था, किस लिए दिया था, तो 1899 से 1902 के मध्य जो दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने जो योगदान किया था, एम्बुलेंस कॉर्प का गठन किया था, उसके लिए दिया था। क्लियर है। अब बात करते हैं जब असहयोग आंदोलन आया, खिलाफत असहयोग आंदोलन जिसको बोलते हैं, तो खिलाफत असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी जी ने कैसरे हिंद वापस लौटा दिया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कैसरे हिंद। नाइटहुड की अगर हम बात करें तो नाइटहुड जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ये फ़र्क याद रखिएगा। महात्मा गांधी का जब पूछेगा तो असहयोग आंदोलन के विरोध में पूछेगा, जब नाइटहुड का पूछेगा तो ये जालियांवाला बाग के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग करने वाले कौन थे, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा
रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। क्लियर है? कब मिला था ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब यहाँ पर आपका है राय बहादुर की। तो राय बहादुर की उपाधि का त्याग करने वाले कौन थे? तो राय बहादुर की जो उपाधि है उसका त्याग करने वाले थे जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज जी जो है एक पूंजीपति थे, गांधी जी के करीबी भी थे। तो जमुनालाल बजाज की बात करें, कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। तो जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। राइट आंसर 16 में ए है। हिंद केसरी जैसा कुछ नहीं था, केसरी हिंद ही था, इसी को उल्टा कर दिया गया। तो हिंद केसरी नाम से कोई भी उपाधि नहीं थी उस समय। चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न है, बारदोली में नो टैक्स अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली की अगर हम बात करें तो बारदोली सत्याग्रह आप सभी ने पढ़ रखा है। बारदोली या बारडोली बोलिए, एक ही बात है। तो बारडोली सत्याग्रह या बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में बारदोली क्षेत्र में। और उस समय जो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और वल्लभ भाई पटेल ने जब नेतृत्व किया था तो जाहिर सी बात है बारदोली में जो नो टैक्स अभियान होगा उसका भी नेतृत्व कौन करेंगे? वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से जो है बारदोली अभियान में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया था। तो बारदोली में नो टैक्स अभियान भी पूछेगा तो वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह के नेता पूछेगा तो भी वल्लभ भाई पटेल, ये आपको ध्यान रखना है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। तो सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। यहाँ पे आप गांधी जी से मत जोड़ दीजिएगा, बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था। सरदार मतलब होता है नेता, नेतृत्व करने वाला। तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तिलक स्वराज फंड की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए की गई थी? तो तिलक स्वराज फंड की हम बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर आपको मालूम है कि जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, तब आप इस प्रश्न को रिलेट कर ले जाएंगे। कभी भी किसी के नाम से जब फंड की शुरुआत होती है तो उसकी याद में शुरुआत किया जाता है। तिलक स्वराज फंड की भी शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक की याद में। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। कब इसको जो है शुरुआत किया था महात्मा गांधी जी ने? तो महात्मा गांधी जी ने इसको शुरुआत किया था तिलक बाल गंगाधर तिलक के जो है पुण्यतिथि पर 1 अगस्त 1921 को। 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब तिलक ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, उनका देहांत हो गया था। 1 साल बाद जब उनका पुण्यतिथि था तो 1 अगस्त 1921 को महात्मा गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की शुरुआत की। और उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था भारत में? तो आपको मालूम है खिलाफत असहयोग आंदोलन चल रहा था। राइट आंसर आपका डी है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बारदोली सत्याग्रह 1928, रोलेट सत्याग्रह 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ये आपको मालूम है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। तो याद रखिएगा 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? एक ऑप्शन हम इसमें, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीस भी रख देते हैं। चलिए बताइए, अब बताइए 19 नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर होगा? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1938 में, 1934 में, 1936 में, 1928 में या नन ऑफ दीस? इनमें से किसी में भी नहीं। तो भारतीय प्रांतीय किसान सभा की अगर हम बात करें तो आपको कहीं भी जाइएगा कोई ये नहीं बताएगा किस महीने में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कब इसकी स्थापना हुई थी, किस महीने में स्थापना हुई थी। तो ये हुआ था नवंबर 1929। नवंबर 1929। तो इसलिए चूंकि 1929 यहाँ पर नहीं दिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीस। इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा जब भी इसका फाइनलाइज होगा आंसर की वगैरह। तो नवंबर 1929 में स्थापना हुई थी बिहार प्रांतीय किसान सभा की। अब बात आता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं बीपीएससी में, हर बार इनसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर इनसे प्रश्न नहीं पूछा तो जो है पेपर नहीं हो सकता है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में किया था। और ये कहाँ पर किया था, आपसे स्थान भी पूछा जा सकता है। तो सारण जिले में, छपरा के नाम से जिसको जानते हैं, तो सारण जिले में सोनपुर मेला का एक आयोजन हुआ था। उस सोनपुर मेले के आयोजन के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर
सोनपुर मेला के अवसर पर इसका जो है स्थापना किया था। तो क्लियर हो गया आपको ये। अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा से जुड़े हुए 2 अन्य सदस्यों के नाम जो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप याद कर लीजिए, जदुनंदन शर्मा, जदुनंदन शर्मा। और ये हम आपको एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ऑप्शन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन बिहार प्रांतीय किसान सभा के सक्रिय सदस्य थे। जदुनंदन शर्मा आपको मालूम ही नहीं होगा अगर आपने हमसे नहीं पढ़ा है। तो जदुनंदन शर्मा बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो है सक्रिय सदस्य थे। जदुनंदन शर्मा के अलावा आपको कार्यानंद शर्मा, 2 आपको याद रखना, 2 शर्मा बंधु, जदुनंदन और कार्यानंद। क्लियर है। ये जो है सक्रिय सदस्य थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। राइट आंसर इसका नवंबर 1929 हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1944 है, 1939 है, 1942 है, 1938 है। तो बात करें 1938 का, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो हरिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, और त्रिपुरी अधिवेशन में भी जो है महात्मा गांधी के जो समर्थित उम्मीदवार थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। तो महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बनते हैं 1939 में। तो 1938 में भी अध्यक्ष बने थे, 1939 में भी बने थे। ये आपको फैक्ट क्लियर होना चाहिए। अब हुआ क्या कि महात्मा गांधी जी के जो समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया जब हार जाते हैं जो है सुभाष चंद्र बोस से, तब महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है। मतलब गांधी जी सीरियस हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी हार है। यानी जिन लोगों ने भी सुभाष चंद्र बोस को चुना है ठीक है, लेकिन इसमें मेरी पराजय हुई है। एक हिसाब से उनका ये कहने का मतलब रहता है। महात्मा गांधी जी का जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा भेद था। मतलब उनको उनका स्टाइल समझ में नहीं आता था, उनका कार्य करने का तरीका नहीं समझ में आता था। इस वजह से जो है महात्मा गांधी जी ने एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस को मजबूर कर दिया कि वो कांग्रेस को छोड़ दें। तो यहाँ पर बात आ गई थी महात्मा गांधी वर्सेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है सम्मान करते हुए 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ने के पश्चात जो है कब इस्तीफा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद से 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। और जो है 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी बनाई। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी थी इसको याद रखिएगा, कांग्रेस के अंदर एक पार्टी माना जाता है। यानी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंतर्गत एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। 3 मई 1939 ये डेट आपको मालूम होना चाहिए। अब आपसे ये पूछ सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की थी। तो उस स्थान का नाम था मकर उन्नाव। मकर नाम का एक जगह है उन्नाव में। उन्नाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लखनऊ के पास में। तो स्थान था मकर उन्नाव उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1939। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 30 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो कोमागाटा मारू प्रकरण की बात करें या घटना की बात करें तो ये किस वर्ष घटी थी। तो ये घटी थी 1914 में। और हुआ क्या था, कोमागाटा मारू नामक एक जापानी जहाज़ था और इस जापानी जहाज़ को किराए पर लेकर एक पंजाबी थे जिनका नाम था गुरदित्त सिंह। टीआरई में पूछा गया है कि कौन किराए पर लिया था। तो गुरदित्त सिंह या गुरदित्त सिंह, एक ही ता कर दीजिए, गुरदित्त सिंह। तो गुरदित्त सिंह ने कोमागाटा मारू नामक एक जापानी जहाज़ किराए पर लिया। इसमें जो है कुल 376 लोग सवार थे और ये 376 लोग कहाँ से कहाँ के लिए यात्रा करने के लिए निकले थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हांगकांग से चले और ये कनाडा की तरफ गए और कनाडा पर कोमागाटा मारू घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी, हांगकांग से जब ये जहाज़ चलता है जापान से, तो जो है कनाडा के वैंकूवर का जो बंदरगाह था वहाँ पर पहुँचता है।
वैंकूवर जो है ये फेमस बंदरगाह है कनाडा का। तो कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर जब पहुंचता है तो वहाँ पर जो है अंग्रेज़ों की वजह से कनाडा ने जो है इस जहाज़ में जो 376 लोग मौजूद थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को वापस कर दिया, यानी बोला कि आप लोग को यहाँ पर उतरने की इजाज़त नहीं है। और उसमें अंग्रेज़ों को ऐसा डाउट था कि इसमें काफ़ी सारे क्रांतिकारी लोग जा रहे हैं तो गलत काम करेंगे, वहाँ जाकर हम लोग का नुकसान करेंगे, तो इसलिए इनको रोकने की थी। अब इन लोग को डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट आप लोग समझते हैं, जब किसी देश में कोई अगर गलत तरीके से जाता है तो उसको वापस भेज दिया जाता है, तो एक प्रकार से डिपोर्ट कर दिया गया और यानी वैंकूवर से वापस भेज दिया गया। इसी को हम कोमागाटा मारू घटना बोलते हैं। तो वैंकूवर कनाडा में घटा था जब इस जहाज़ को वापस कर दिया गया। और इस जहाज़ को वापस कहाँ किया गया, तो भारत की तरफ रवाना किया गया। और भारत में जो ये बंदरगाह, किस बंदरगाह पर यह जहाज़ उतरा था, तो बुज बंदरगाह, बुज 2 बार बुज है, तो बुज बंदरगाह कलकत्ता में, बुज बंदरगाह कलकत्ता में। और फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो है पहुँचकर फायरिंग वगैरह भी किया था। और जो गुरदीप सिंह थे जिनके नेतृत्व में यह जहाज़ गया था, वो अपने साथियों के साथ में भाग निकले थे सकुशल। तो ये आपको क्लियर हो गया। 1914 में कनाडा यहाँ पर राइट आंसर है। यूएसए से रिलेटेड जो है गदर पार्टी है सैन फ्रांसिस्को, सब कुछ हमने आपको पढ़ा रखा है। राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न का सी है, कनाडा। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। ये भी आसान प्रश्न है, अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। इल्बर्ट बिल के बारे में अगर हम बात करें तो इल्बर्ट बिल जो है कब पेश किया गया था, 1883। पहला पॉइंट, इल्बर्ट बिल विवाद के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आपको मालूम है 1880 से 84 लॉर्ड रिपन जो है भारत के वायसराय थे। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद में आखिर में था क्या। इल्बर्ट बिल को जो पास किया जा रहा था, किस लिए पास किया जा रहा था, तो इसमें था क्या कि जो भारत के जो जज हैं, यानी भारत के जो जज होंगे वो यूरोपीय लोगों का भी ट्रायल कर सकते हैं। भारत के जो जज होंगे वो यूरोपीय यानी अंग्रेज लोगों का ट्रायल कर सकते हैं। यानी कोई अंग्रेज गलत काम करेगा, कोई यूरोपीय व्यक्ति गलत काम करेगा, तो उसका जो सुनवाई है वो भारत का जज कर सकता है। इस चीज़ को लेकर इसमें सहमति बनी थी, लेकिन चूँकि अंग्रेज मानने वाले कहाँ थे, तो अंग्रेज़ों ने इसको दिल पर ले लिया, यूरोपीय लोगों ने इसको दिल पर लिया, बोला कि ये गलत है, हम जो है भारतीयों को हमारे मामलों की सुनवाई नहीं करने देंगे। तो इसका पूरी तरीके से विरोध हो गया था। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव, इसका राइट आंसर है। नस्लीय भेदभाव किस आधार पर, कि भारतीय लोग हैं, भारत को ये काले कहते थे, आपको मालूम है, अपने आप को गोरे कहते थे, भारतीय लोग को काले कहते थे। तो एक प्रकार से ये नस्लीय भेदभाव था कि भारतीय लोग हमारा ट्रायल नहीं कर सकते, हम यूरोपीय हैं तो हमारा ट्रायल यूरोपीय ही करेगा, ये चीज़ है। तो न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव, राइट आंसर सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने से पहले यहाँ पर हम आपको इसका इंग्लिश वर्जन बता दे रहे हैं, जिससे आपको ये प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि इससे रिलेटेड आपने 2 संस्थाएं पढ़ी होंगी। पहला है, अब यहाँ पर बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात पूछी जा रही है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग हिंदी में बोला जा रहा है। कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो इंग्लिश जरूर चेक कर लिया कीजिए। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने, और इसका इन्होंने जो है भारत में स्थापना किया था। और 1942 में इन्होंने जो है टोक्यो में इसकी एक शाखा का भी स्थापना किया था, जो ज़्यादा फेमस हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है कि किस स्थान पर भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। तो रास बिहारी बोस जो कि क्रांतिकारी थे, टोक्यो जापान, आपको मालूम है टोक्यो जापान में पड़ता है। टोक्यो जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का एक ब्रांच की स्थापना की थी 1942 में। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और वैसे भारत में भी किया था, और लेकिन टोक्यो जापान वाला ज़्यादा फेमस है 1942 में। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, आपको मालूम है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, याद होगा आपको। तो डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया था, किसने किया था डोमिनियन स्टेटस का विरोध, तो 2 लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और वो मांग करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस प्लस जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू बहुत खफा थे कि जो है कांग्रेस ने क्यों आखिर में डोमिनियन स्टेटस मांगा, पूर्ण स्वराज मांगना चाहिए था। और इन्होंने इसके विरोध में जो है एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग।
तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जब आपसे पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जब पूछेगा तो रास बिहारी बोस मानना है। ये बहुत क्लोज यहाँ पर है, फंस सकते हैं आप, इसलिए आपको हम इतना इस डिटेल में बता रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा आपको। और राइट आंसर इस प्रश्न का 23 नंबर का डी है, रास बिहारी बोस। और बात करें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का जो संस्था था जिसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी है, ये अलग से नोट कर लीजिएगा, कभी भी इस प्रश्न में आप फंस सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बिहार स्पेशल का, हालांकि हमने ये प्रश्न आपको पढ़ा रखा है, रटा भी होगा आपको। 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप तुरंत बता ले जाएंगे अगर आपने पढ़ा है, हमसे भी पढ़ा या खुद से भी पढ़ा है तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में बिहार में जो करने वाले थे वो थे बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार केसरी, जिनको श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की स्थापना की थी। कब किया था? फरवरी 1923 में। और भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया लेवल पर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और फरवरी 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में इसी तर्ज पर स्वराज दल की स्थापना की थी। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष और सचिव आपसे पूछा जा सकता है। तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद, ये बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर है। और प्रथम सचिव आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम सचिव कौन थे 1923 में जब स्थापना हुई? अब्दुल बारी। ये सब फेमस नाम है बिहार में, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब्दुल बारी सचिव थे और प्रथम अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद। ये रिलेटेड फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न था, अब आते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न दिखेगा नहीं तो हम आपको जो है यहाँ पर बता दे रहे हैं। 25 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संपादित बिहार में जो है किस समाचार पत्र ने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संपादित बिहार में कौन सा समाचार पत्र है जिसने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? यंग इंडिया है, द सर्च लाइट है, द लीडर है, या फिर द इंडियन मिरर है? कमेंट कीजिएगा और जो है बताइएगा कि यंग इंडिया किसका है, द लीडर किसका है, द इंडियन मिरर किसका है? राइट आंसर है द सर्च लाइट, द सर्च लाइट। और जो भी चीज़ हम आपसे पूछें अगर आपको नहीं मालूम हो तो गूगल भी कर लिया कीजिए। चलिए, और बहुत सारे अभ्यर्थी चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग मत किया कीजिए। और ना ही ओवरव्यू, एआई ओवरव्यू पे जाया कीजिए। जो कई चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें दी गई होती हैं, अच्छे सोर्सेज दिए गए होते हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज होगा या किसी कोचिंग का सोर्स हो गया, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कभी भी एआई ओवरव्यू पर भरोसा मत कीजिए, चैट जीपीटी पर भरोसा मत कीजिए, कई बार गलत भी, ज़्यादातर बार गलत दिया रहता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने सर्च लाइट, द सर्च लाइट नाम से जो है अखबार चलाया था। 1918 में इसको स्टार्ट किया था पटना से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 है, निम्नलिखित वंशों को सही कालानुक्रम अनुसार कूट से व्यवस्थित करें। तो ये जो है एंशियंट इंडिया जो है इससे रिलेटेड प्रश्न है, तो ये आपका टीजीटी पीजीटी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंसर हम आपको 26 नंबर प्रश्न का बता दे रहे हैं। तो 26 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बी, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। तो आप यहाँ पर शुंग वंश, देन कन्न वंश और देन कुषाण वंश और जो है सबसे लास्ट में गुप्त वंश है, तो आप इसको देख लीजिएगा। राइट आंसर आपका 26 का बी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज तुगलक का समकालीन था? तो 27 नंबर प्रश्न जो है ये आपका मिडाइवल इंडिया से रिलेटेड है। अगेन टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका सी, जियाउद्दीन बर्नी। चलिए अगला प्रश्न आपका 28 है, मॉडर्न हिस्ट्री से अगेन प्रश्न है।
सब कुछ हमने आपको पढ़ा रखा है। लॉर्ड लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो से पहले हम बात कर लेते हैं लॉर्ड विलिंगडन का। तो हमने आपको पढ़ा रखा है कि लॉर्ड विलिंगडन जो है ये कब जो है भारत के वायसराय बने थे, तो 1931 से 36 के बीच में बने हैं, जब इरविन चले गए थे। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 थे, लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36 थे। लॉर्ड विलिंगडन में जब 1936 में चले जाते हैं तो लॉर्ड लिनलिथगो आते हैं। तो लॉर्ड लिनलिथगो को आप मिला दीजिए 4 से, तो 1936 से लेकर 43 तक थे ये। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36 तक थे। फिर बात करते हैं लॉर्ड बेबल का, तो 1944 में आए थे। और लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो 1947। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, आपका हो जाएगा 4 3 2 1, सी में सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है 29। इल्बर्ट बिल विवाद 1886 में हुआ, ये आपको बताना। हमने ऊपर डिस्कस भी किया कि किस वर्ष आया था ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में हुआ। बताना आपको पहले और दूसरे में से कौन सा सही है या गलत है। चलिए, ऑप्शन थोड़ा अलग अलग है लेकिन आप इतना ही बता दीजिए। तो इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ? 1883 में, लॉर्ड रिपन के समय में। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में हुआ, तो ये बात बिल्कुल सही। आपको मालूम है ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो अलेक्जेंडर ऑक्टेव ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो कांग्रेस का संस्थापक कौन माना जाता है? अलेक्जेंडर ऑक्टेव ह्यूम। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। कथन एक मतलब जो पहला है वो गलत है, दूसरा सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न लेंगे। जो टोटल 100 प्रश्न एक साथ लेना संभव नहीं था, क्योंकि हम टीआरई के लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए, चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं चाहते तो हम आपको जो है इतने ही समय में पूरा पेपर करा देते, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है और ये एग्जैक्टली टीआरई के लेवल के हैं नहीं, थोड़ा ऊपर लेवल के हैं, तो इसलिए भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त काल में बृहद संहिता की रचना की थी। तो ये आपका 6 से 8 के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका भी हिस्ट्री है। तो गुप्त काल में बृहद संहिता की रचना करने वाले कौन थे? तो ये थे वराह मिहिर। राइट आंसर 30 का बी है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। बाकी जो मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर के प्रश्न हैं 31 से लेकर 100 तक, हम कोशिश करेंगे कि इनको एक क्लास में हम आपको करा दें, ताकि 2 पार्ट में आपका एमडीओ का पेपर हो जाए। कमेंट कीजिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्या आपको नए नए फैक्ट्स आज आपको जानने को मिले। अच्छे से रिवीजन करते रहिए इसको। बाकी जो आपका मॉक टेस्ट है वो हम आगे आपका कंटिन्यू भी करेंगे। मॉक टेस्ट कुछ दिन के लिए हम रोक रहे हैं, कारण क्या है कि जो PIQs है ये भी कराना जरूरी है। जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं उनको कराना जरूरी है। इसके अलावा अन्य प्रश्न पत्रों को भी हम आपको कराएंगे, जिसमें जो है अन्य पेपर भी आएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।